इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल पुराना रुका हुआ ट्रेड डील आखिरकार फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। ईयू के 2 कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स 30 सदस्य टीम के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं ताकि इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। ये डील ना सिर्फ टैरिफ्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करेगी, बल्कि अमेरिका और चाइना दोनों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो आज हम गहराई से समझेंगे इस इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एफटीए की कहानी, इसके पीछे की जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स है, और हाँ, सबसे जरूरी, भारत के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, स्पेशली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। मिशन है कि इस पूरी लंबी कहानी की परतों को खोला जाए। हमारे पास इस पर कुछ यूट्यूब एक्सपर्ट एनालिसिस हैं, विकिपीडिया से बैकग्राउंडर्स भी हैं और दृष्टि आईएएस जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एनालिटिकल नोट्स भी। सो अ गुड मिक्स ऑफ सोर्सेज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 18 साल बाद ये डील फाइनल स्टेज में। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसकी सिग्निफिकेंस समझने के लिए पहले ही जानना जरूरी है कि इंडिया और ईयू का हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कैसा रहा है। मतलब ये ट्रेड पार्टनरशिप आखिर है कितनी इंपॉर्टेंट? हाँ बिल्कुल, ये रिश्ता काफी पुराना है एक्चुअली। इंडिया उन पहले देशों में से था जिसने 1960s में ही यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी मतलब ईईसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे। अच्छा, 1960s में? हाँ, फिर 1994 में एक कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट हुआ जिसने एक फॉर्मल फाउंडेशन रखा एक तरह से। लेकिन जो बड़ा अपग्रेड आया वो था 2004 में, जब इंडिया और ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बने। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स? हाँ, और ये दिखाता है कि रिलेशनशिप सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस भी थे शुरू से ही। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सब्सटेंस देने के लिए, मतलब उसे और मजबूत करने के लिए 2005 में एक जॉइंट एक्शन प्लान जेएपी अडॉप्ट किया गया था। इसे 2008 में अपडेट भी किया गया। अच्छा। इसमें पॉलिटिकल डायलॉग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल लिंक्स सब पर फोकस था, और ये एंगेजमेंट रेगुलर समिट्स के जरिए चलता रहा है। जैसे 2020 में एक वर्चुअल समिट हुई थी, उसमें इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप टू 2025 अडॉप्ट किया गया। इसमें अगले कुछ सालों की प्रायोरिटीज तय की गईं। तो ये लगातार इवॉल्व होता हुआ रिश्ता है। राइट, ये तो हुई स्ट्रेटेजिक साइड की बात। अब इकोनॉमिक साइड पे आते हैं। सोर्सेज में वो 137 बिलियन यूएसडी का फिगर था गुड्स ट्रेड के लिए 2023-24 का। ये कितना सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए इकोनॉमिकली? देखिए, इकोनॉमिकली ईयू भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ह्यूजली सिग्निफिकेंट। ये कॉन्स्टेंटली भारत के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स में रहता है, और कुछ सालों में तो लार्जेस्ट भी रहा है। टॉप 3 में? ओके। हाँ, जैसा आपने कहा, गुड्स ट्रेड 137 बिलियन पार कर गया 2023-24 में। लेकिन जो बात भारत के लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है वो है ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज में? हाँ, सर्विसेज ट्रेड में इंडिया का ईयू के साथ ट्रेड सरप्लस है। अच्छा, सरप्लस मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब हम ईयू को जितनी सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ये इंडिया की स्ट्रेंथ दिखाता है सर्विसेज सेक्टर में, खासकर आईटी और रिलेटेड सर्विसेज में। और ट्रेड के अलावा ईयू भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई का भी एक मेजर सोर्स है। रफली 17% टोटल एफडीआई इनफ्लोज का ईयू से आता है। 17%? That's quite a chunk. हाँ बिल्कुल। सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, सर्विसेज, इनमें काफी ईयू इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये आर्थिक रिश्ते काफी गहरे हैं, ट्रेड भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, इसीलिए ये एफटीए नेगोशिएशन और भी ज्यादा क्रूशल हो जाता है। 18 साल, ये वाकई एक बहुत लंबा वक्त है किसी ट्रेड नेगोशिएशन के लिए। बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, जिसको ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIPA भी कहा गया था। इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? मतलब असल में रोड ब्लॉक्स क्या थे जो इतने सालों तक बात अटकी नहीं? हाँ, 18 साल, ये सच में एक लंबी कहानी है। निगोशिएशंस 2007 में शुरू तो हुए, लेकिन 2013 से 2021 के बीच बिल्कुल रुके हुए थे, स्टॉल्ड थे। कई सारे कॉम्प्लेक्स मुद्दे थे, मतलब असली स्टिकिंग पॉइंट्स जहां दोनों साइड्स की पोजीशन काफी अलग थी। जैसे कि देखिए, पहला बड़ा चैलेंज था मार्केट एक्सेस, खासकर टैरिफ्स को लेकर। ईयू चाहता था कि इंडिया ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स और स्पिरिट्स पर टैरिफ्स काफी कम करे। वहीं इंडिया अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स के लिए बेहतर एक्सेस चाहता था। अच्छा,
ये तो टिपिकल ट्रेड निगोशिएशन पॉइंट है। हाँ, दूसरा इन्वेस्टमेंट रूल्स, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के प्रोविजंस पर कॉमन ग्राउंड ढूंढना मुश्किल था। तीसरा, और ये एक बड़ा मुद्दा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स माने आईपीआर। आईपीआर तो हमेशा से सेंसिटिव रहा है इंडिया के लिए। बिल्कुल, ईयू सख्त आईपीआर नॉर्म्स पर जोर दे रहा था, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स के लिए डेटा एक्सक्लूसिविटी को लेकर। ये इंडिया की पोजीशन से क्लैश करता था, क्योंकि इंडिया अफोर्डेबल जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। और चौथा मुद्दा था स्टैंडर्ड्स। इसमें लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स आते हैं। ये आज भी रेलेवेंट है, खासकर ईयू के प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबैम को लेकर। हाँ, सीबैम की काफी चर्चा है आजकल। हाँ, सीबैम का मतलब है कि इंपोर्ट्स पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर टैक्स लगेगा। इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम पर काफी असर पड़ सकता है। तो ये स्टैंडर्ड्स को लेकर जो डिफरेंसेस हैं, ये पुराने हैं। फिर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज पर असहमति थी और डेटा सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे भी थे। ईयू हिचकिचा रहा था इंडिया को डेटा सिक्योर का दर्जा देने में। ये स्टेटस सीमलेस क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के लिए जरूरी है, जिसका असर सर्विसेज सेक्टर पे पड़ता है। अच्छा, तो इतने सारे पेचीदा मुद्दे थे। जी, तो इन सब डिफरेंसेस का जो क्यूमुलेटिव वेट था, उसी वजह से इतना लंबा स्टेलमेट रहा। पिछले कुछ सालों में ही, स्पेशली जुलाई 2022 के बाद, नेगोशिएशंस ने फिर से सीरियस मोमेंटम पकड़ा है। ओके, तो ये हिस्टोरिकल बैगेज था। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पर। सोर्सेस कह रहे हैं कि ये डील यूएस और चाइना दोनों के लिए एक पोटेंशियल मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। ये सुनने में काफी इंट्रीगिंग लग रहा है। आप इसे थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि ये टाइमिंग इतनी स्ट्रेटेजिक क्यों मानी जा रही है? पहले इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताइए। बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक वाली बात इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है। इंडिया के लिए टाइमिंग कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, यूएस फैक्टर। अमेरिका में बढ़ती प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज, जैसे ट्रंप एरा में जो टैरिफ्स लगाए गए थे, उसने इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एक अनसर्टेनिटी पैदा की थी। हाँ, वो दौर काफी अनसर्टन था। बिल्कुल, इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने तो उस समय एस्टिमेट भी किया था कि यूएस टैरिफ से जीडीपी पर 0.5-0.6% का असर पड़ सकता है। ऐसे में ये ईयू एफटीए भारत को एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा अवसर देता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी यूएस पर निर्भरता कम करना। एग्जैक्टली। अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक के साथ प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलना, ये यूएस मार्केट पर निर्भरता कम करता है और एक तरह का कुशन देता है पोटेंशियल यूएस ट्रेड एक्शंस के खिलाफ। दूसरा, चाइना फैक्टर। देखिए, दुनिया भर में और खासकर कोविड के बाद सप्लाई चेन रिजिलियंस और चाइना से डी रिस्किंग पर जोर बढ़ा है। हाँ, ये डी रिस्किंग शब्द काफी सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, ईयू भी एक्टिवली कोशिश कर रहा है कि क्रिटिकल सेक्टर्स में चाइना पर अपनी निर्भरता कम करे। सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, क्लीन टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज, इन सब में ईयू अब इंडिया को एक वायबल ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हब के तौर पर देख रहा है। तो इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। से इंडिया को वो मार्केट शेयर कैप्चर करने में मदद मिल सकती है जो चाइना से शिफ्ट हो रहा है। ये इंडिया के मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के साथ बिल्कुल अलाइन करता है। ये तो इंडिया के नजरिए से समझ आता है, यूएस से डाइवर्सिफिकेशन, चाइना को अल्टरनेटिव। लेकिन यूरोप के लिए ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है? वो इस डील से अमेरिका को कैसे चैलेंज कर रहे हैं? क्या ये सच में डिफाइंस वाली बात है? यूरोप के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उतना ही स्ट्रेटेजिक है, बल्कि शायद ज्यादा मल्टीफैसेटेड है। पहला कारण, काउंटरिंग यूएस प्रोटेक्शनिज्म। जब यूएस प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा था, ईयू ने दुनिया भर में एफटीएस को एग्रेसिवली परस्यू किया, जैसे मर्सुकूर के साथ, आसियान देशों के साथ। हाँ, ईयू काफी एक्टिव रहा है एफटीएस को लेकर। बिल्कुल। अब इंडिया जैसी बड़ी और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के साथ एफटीए करके ईयू को एक क्रूशियल फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। उन सेक्टर्स में जहां यूएस कंपनीज भी compete करना चाहेंगी, जैसे कार्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज, यू को पहले प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा, मतलब यूएस बाद में आए तो उसे शायद उतने अच्छे टर्म्स ना मिले। पॉसिबली। दूसरा कारण, डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि यूएस ने ईयू पर इंडिया के खिलाफ टैरिफ्स लगाने का दबाव बनाया था। अच्छा। हाँ, तो ईयू ने न सिर्फ उस प्रेशर को इग्नोर किया, बल्कि इंडिया के साथ एफटीए टॉक्स तेज करके अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दिखाई। ये यूएस एक्शंस के कॉन्ट्रास्ट में मल्टीलैटरलिज्म और फ्री ट्रेड के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाता है। इंटरेस्टिंग। तो ये एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी असर्ट करना हुआ। बिल्कुल। और तीसरा कारण वही डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की बात नहीं है, ये ईयू की अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
इंडिया के साथ एफटीए के जरिए रिश्ते गहरे करना क्रिटिकल सप्लाई चेन्स को चाइना से डाइवर्सिफाई करने का एक कॉन्क्रीट रास्ता देता है, जिससे ईयू इकोनॉमी ज्यादा रेजिलिएंट बनती है। तो हाँ, ये एक कैलकुलेटेड मूव है जिसके जियोपॉलिटिकल अंडरटोन्स काफी सिग्निफिकेंट हैं। तो अब जब बातचीत फाइनल स्टेज में है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर मामला फंसा हो सकता है? सोर्सेज ने कार्बन टैक्स, सीबीएम, स्टील एल्यूमिनियम ड्यूटीज और एग्रीकल्चरल एक्सेस का जिक्र किया था। क्या यही फाइनल मेक और ब्रेक पॉइंट्स हैं? हाँ, ये बिल्कुल उन की सेंसिटिव एरियाज में से हैं जहां फाइनल नेगोशिएशंस फोकस कर रहे होंगे। जहां तक हमें पता है, करीब 27 चैप्टर्स या पॉलिसी एरियाज थे नेगोशिएशन में, जिनमें से लगभग 11 पहले ही क्लोज हो गए थे। अच्छा, 11 हो गए थे। हाँ, तो जो बाकी बचे हैं उनमें ये शामिल होने की पूरी संभावना है। पहला, कार्बन टैक्स, सीबैम, एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढना जो ईयू के क्लाइमेट गोल्स को भी एड्रेस करे और इंडियन एक्सपोर्ट्स को अनफेयरली पेनलाइज भी ना करे, खासकर स्टील और एल्यूमिनियम जैसे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स में। ये बहुत क्रिटिकल है। हाँ, ये तो मुश्किल लग रहा है। दूसरा, स्टील एंड एल्यूमिनियम ड्यूटीज, जो एग्जिस्टिंग टैरिफ इश्यूज हैं और मार्केट एक्सेस कंडीशंस हैं इन जरूरी इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, उनको रिजॉल्व करना। तीसरा, एग्रीकल्चरल एक्सेस। ये ट्रेड डील्स में हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। इंडिया अपने फार्म प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर एक्सेस चाहता है, जबकि ईयू अपने डेयरी, पोल्ट्री, प्रोसेस्ड फूड्स के लिए मार्केट एक्सेस चाहता है। दोनों तरफ की डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज को बैलेंस करना की है। और इनके अलावा मुद्दे जैसे आईपीआर, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स और जियोग्राफिकल इंडिकेशन से जुड़े डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स और लेबर एंड एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स पर कमिटमेंट्स, ये सब भी जरूर फाइनल पैकेज का हिस्सा होंगे जिन पर बात चल रही होगी। लेकिन ये पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेड तक ही तो सीमित नहीं लग रही। हमारे सोर्सेज विकिपीडिया समेत न्यूक्लियर एनर्जी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और ये जो नया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, टीटीसी है, इन एरियाज में भी कोऑपरेशन का जिक्र कर रहे थे। ये दूसरे डायमेंशंस कितने सिग्निफिकेंट है? ये इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाकई मल्टी डायमेंशनल है, ट्रेड से कहीं आगे तक जाती है। मैरिटाइम सिक्योरिटी, देखिए, इंडो पैसिफिक पर शेयर्ड फोकस के साथ ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कॉपरेशन में नेवल एक्सरसाइजेज शामिल हैं। पहली जॉइंट एक्सरसाइज गल्फ ऑफ गिनी में 2023 में हुई थी, और मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पर डायलॉग भी। ईयू की ESCIW इनिशिएटिव है, एनहांसिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन इन एंड विद एशिया, वो इसके लिए एक फ्रेमवर्क देती है। मैरिटाइम सिक्योरिटी, हाँ, इंडो पैसिफिक की वजह से ये काफी अहम है। बिल्कुल। फिर क्लाइमेट चेंज, दोनों पेरिस एग्रीमेंट के लिए कमिटेड हैं। ईयू ने इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। सोलर पार्क्स और ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स जैसे FOIND प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB, जो ईयू की लेंडिंग आर्म है, उसने आयरेडा को लोन्स भी दिए हैं। हालांकि एनालिस्ट मानते हैं कि अभी भी बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन जैसे एरियाज में। और टेक्नोलॉजी एंड डेटा, ये TTC क्या है? बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एरिया है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना अप्रैल 2022 में एक लैंडमार्क स्टेप था। इसका मकसद है ट्रेड, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर हाई लेवल कोऑर्डिनेशन। सोचिए, AI गवर्नेंस, 5G, 6G, डेटा फ्लोज, सेमीकंडक्टर्स के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस। इसकी पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग ब्रसल्स में मई 2023 में हुई थी, जिसने एजेंडा सेट किया। TTC, ये तो काफी महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, बहुत। और संक्षेप में, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में भी कोऑपरेशन है। 2008 में इंडिया के लिए NSG वेवर के बाद से, और इंडिया का ईयू के गैलीलियो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में पार्टिसिपेशन भी है। तो एंगेजमेंट का ही कॉम्प्रिहेंसिव है, सिर्फ ट्रेड नहीं है। ओके, तो एक काफी ब्रॉड पार्टनरशिप है। लेकिन अब UPSC एस्पिरेंट्स के लिए जो क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है, उस पर आते हैं। क्या सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है? इस इंडिया ईयू रिलेशनशिप में अंडरलाइंग चैलेंजेस या फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या हैं? क्या वो जो क्रिटिक थी कि हाई ऑन रेटरिक, लो ऑन सब्सटेंस, वो अभी भी वैलिड है? वो क्रिटिक बिल्कुल ध्यान में रखने लायक है, और चैलेंजेस यकीनन मौजूद है। UPSC के एस्पिरेंट्स को ये नुआंसेस समझने चाहिए। पहला, जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस। ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर इंडिया का जो नुआंस्ड न्यूट्रल रुख है, वो ईयू के कड़े रुख और सैंक्शन से बिल्कुल अलग है। ये डिफरेंस फ्रिक्शन पैदा करता है और ट्रस्ट पर असर डाल सकता है। हाँ, ये यूक्रेन वाला मुद्दा तो है। बिल्कुल। इसी तरह चाइना को लेके चिंताएं तो दोनों को हैं, लेकिन अप्रोच अलग है। इंडिया के लिए चाइना एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। यू के लिए चिंताओं के बावजूद चाइना एक वाइटल इकोनॉमिक पार्टनर भी है।
पार्टनर कंपैटिटर सिस्टमिक राइवल वाली उनकी परिभाषा है। ये डाइवर्जेंस एक यूनिफाइड अप्रोच को मुश्किल बनाता है, खासकर इंडो पैसिफिक में। और दूसरा, FTA हर्डल्स परसिस्ट। फाइनल स्टेज में होने के बावजूद बचे हुए मतभेदों को सुलझाना, स्टैंडर्ड्स, CBM, IPR, एग्रीकल्चर, डेटा सिक्योरिटी, इसके लिए काफ़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। और डील साइन हो भी गई तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चैलेंजेस पेश करेगा। इम्प्लीमेंटेशन भी एक इशू है। हाँ। तीसरा, लिमिट्स ऑन डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया की रूस पर जो ऐतिहासिक और मौजूदा भारी निर्भरता है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, वो EU के साथ गहरे डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के स्कोप को लिमिट करती है। हाँ, फ्रांस जैसे कुछ देशों के साथ रिश्ते मजबूत हैं, पर एक कॉम्प्रिहेंसिव EU-इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप में बाधाएं हैं, कुछ तो EU के अपने कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स की वजह से भी। अच्छा। और चौथा, स्ट्रक्चरल इश्यूज विद इन EU। देखिए, EU 27 सदस्य देशों का समूह है। हर देश की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। इंडिया को लेके भी उनके व्यूज अलग हो सकते हैं। इंटरनल कंसेंसस बनाना और इंडिया के प्रति एक वाकई यूनिफाइड पॉलिसी पेश करना मुश्किल हो सकता है। इसी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कभी-कभी यह परसेप्शन बनता है कि रिश्ता हाई ऑन रिटोरिक, लो ऑन सब्सटेंस है। मतलब बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो होती हैं, पर जमीन पर तेजी से कॉन्क्रीट एक्शन शायद उतना नहीं दिखता। ये तो काफ़ी सब्सटैंशियल चैलेंजेस हैं। इन रोड ब्लॉक्स को देखते हुए प्रैक्टिकल रास्ता क्या है आगे का? इंडिया और EU रियलिस्टिकली इस पार्टनरशिप को कैसे मजबूत कर सकते हैं और इन हर्डल्स को कैसे पार कर सकते हैं, सिर्फ FTA से आगे बढ़कर? देखिए, आगे का रास्ता इन चैलेंजेस को स्ट्रेटेजिकली नेविगेट करने में है। पहला, शेयर्ड वैल्यूज पर जोर देना। इस दौर में जब ऑथोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, तो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान, मल्टीलैटरलिज्म के प्रति कमिटमेंट, इन पर लगातार जोर देना स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस और एकजुटता बना सकता है, भले ही कुछ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर मतभेद हों। हाँ, वैल्यूज वाला एंगल इंपॉर्टेंट है। दूसरा, TTC जैसे प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल एक क्रूशियल मैकेनिज्म है। दोनों साइड्स को ऐसे एक्टिवली यूज करना चाहिए ताकि कॉन्क्रीट आउटकम्स मिलें, जैसे टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड सेट करने में, रिजिलियंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स बनाने में, ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर कोऑपरेट करने में, सिक्योर डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में। इससे रिलेशनशिप में टेंजिबल सब्सटेंस आएगा। TTC को मतलब एक्शन ओरिएंटेड बनाना होगा। बिल्कुल। तीसरा, FTA को फाइनलाइज करना और आगे देखना। FTA को मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए, लेकिन विजन उससे आगे का होना चाहिए, एक गहरी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में जॉइंट वेंचर्स एक्सप्लोर करना, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग पर सहयोग करना, जहां संभव हो रेगुलेटरी अप्रोचेस को अलाइन करना। जो हाल ही में इंडिया EU FTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट TIPA हुआ है, वो एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है एक कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट के लिए। TIPA जैसा मॉडल इंटरेस्टिंग। और चौथा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज को प्रैग्मेटिकली गहरा करना। उन एरियाज पर फोकस करना जहां म्यूचुअल इंटरेस्ट है और कोऑपरेशन संभव है, खासकर इंडो पैसिफिक में। मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाना, सारा कॉम्प्लेक्स जॉइंट एक्सरसाइजेस करना और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना, शायद नीश टेक्नोलॉजीज या प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करके। अल्टीमेटली पोटेंशियल तो बहुत है, अनडिनाइबल है। ये FTA और TTC जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए बढ़ता सहयोग इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसे लो सब्सटेंस वाले क्रिटिक से आगे ले जा सकता है। लेकिन की सवाल वही रहता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या इंडिया और EU दोनों अपने जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस को नेविगेट कर पाएंगे और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को पार करके इस पोटेंशियल को पूरी तरह रियलाइज कर पाएंगे? असली परीक्षा आगे यही है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। आपको क्या लगता है, इंडिया EU ट्रेड डील भारत के लिए ज़्यादा फायदे लेकर आएगी या चुनौतियां भी खड़ी करेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। You're watching UPSC Civil 360, the only UPSC channel you can just listen to. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।